हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने ये जाना था कि समतल दर्पण क्या होता है और समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की क्वालिटीज क्या होती हैं। इसके साथ साथ हमने गोलीय दर्पण का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। गोलीय दर्पण क्या होता है ये जाना था हमने। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स भी पढ़ी थी, जो कि आपके गोलीय दर्पण में आपकी कुछ टर्म्स होती हैं, जैसे आपका मुख्य अक्ष क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, फोकस, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। साथ ही साथ हमने कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी। आज हम ये बात करेंगे कि आप किस प्रकार से जो है किरण आरेख बनाएंगे। यानी अगर आपको जो है ये पढ़ना है, ये स्टडी करनी है कि जो आपका कॉनकेव मिरर है वो किस प्रकार से प्रतिबिंब बनाता है, तो आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, किस तरीके से आप किरण आरेख बनाएंगे, ये आज हम समझेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। बच्चों, आज हम बात करेंगे रूल्स फॉर मेकिंग एनी डायग्राम बाय अ कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण द्वारा किरण आरेख बनाने के नियम। यानी आज हम डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर के माध्यम से हम किरण आरेख बनाएंगे। तो यहाँ पे आपको 4 फिगर दिख रही होंगी। यहाँ पे हम रूल्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी किरण कहाँ से किधर मूव करेगी और आप किस प्रकार से जो है रिफ्लेक्शन के बाद उसकी स्थिति क्या होगी, ये हम देखें। जो यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं इनको आपको काफी ध्यान से समझना है, इसी के अकॉर्डिंग आपके सारे किरण आरेख बने। हम इन फिगर्स को नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। सबसे पहले हम फिगर ए की बात करते हैं। यहाँ पे हमारी जो अपतित किरण है यानी इंसिडेंट रे है, वह मुख्य अक्ष के समानांतर है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब ये जो किरण है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फिर क्या होता है, पैरेलल होते हुए फिर ये कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण से टकराती है। मान लीजिए ये पॉइंट ए पर टकराती है, टकराने के बाद ये फोकस से पास हो जाती है, ठीक है, फोकस से पास हो जाती है। अब ये क्या करती है, फोकस से पास हो जाती है, यानी जितनी भी आपकी किरणें होती हैं जो कि कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण के समानांतर होती हैं, या हम ये कहें कि अवतल दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर होती है। ये किरणें काफी दूर से आ रही हैं, तो ये इसके मुख्य अक्ष के समानांतर होती है। टकराने के बाद ये सारी एक बिंदु पे मिलती है जो कि फोकस होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। अब आप क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, और अगर हम बात करें वह लाइन जो वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण पे पड़ती है, तो ये जो लाइन होती है ये बेसिकली नॉर्मल होती है, ठीक है, अभिलंब की तरह कार्य करती है, बेसिकली अभिलंब ही होती है। यानी ये जो है कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये जो लाइन है हमने कहाँ से लिया है, वक्रता केंद्र से, और कहाँ पे जा रही है, बिंदु ए पे। अगर हम बात करें इंसिडेंट रे यानी अपतित किरण की, जो कि ए बिंदु पे टकराती है फिर फोकस से पास होती है, अगर हम सी बिंदु से एक लाइन खींचे जो कि नॉर्मल है आपके सरफेस के सतह के, तो क्या होता है, जो एंगल जो है ये नॉर्मल, ये क्या है, नॉर्मल है, जो कि लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास हो रही है। ये जो लाइन है ये जो है, क्योंकि नॉर्मल है, ये क्या है, अभिलंब है, तो ये जो है एंगल आई बनाती है अपतित किरण के साथ, यानी अपतन कोण बनाती है, और परावर्तन कोण जो फोकस से पास हो रहा है उसके साथ परावर्तन कोण बनाती है
यानी जो परावर्तित किरण है उसके साथ एंगल आर बनाती है। तो आप ये जानते हैं, अगर हम बात करें कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, यानी जो आपके परावर्तन के नियम हैं, इसमें आपने ये पढ़ा है कि जब भी किसी जो दर्पण है, दर्पण पे क्या होता है, किरण अपतित होती है, इंसिडेंट होती है, उस पर टकराती है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होती है, तो एक लाइन होती है जो सतह के परपेंडिकुलर होती है, जिसे हम नॉर्मल कहते हैं। ये अपतित किरण के साथ अपतन कोण और परावर्तित किरण के साथ परावर्तन कोण बनाते हैं, और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी एंगल आई बराबर होता है एंगल आर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका यही होता है। ठीक है, आपकी जो कर्व सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कर्व सरफेस है। ठीक है, अब इस कर्व सरफेस पे क्या हो रहा है, जो प्रकाश की किरणें हैं वो अपतित हो रही है, यानी कि इंसिडेंट रे क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब वो टकराती है ए बिंदु पर, फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है किससे, फोकस। ठीक है, तो आपको ये रूल ध्यान रखना है कि जो किरणें जो है मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, टकराने के बाद वह फोकस से पास हो। नेक्स्ट है, अगर कोई किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी, तो टकराने के बाद वो उसी पथ पे चली जाती है। ऐसा क्यों होता है? आपने ये पढ़ा है कि अगर हम प्लेन मिरर की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, और हमारे पास क्या है, अभिलंब है। अगर अभिलंब नॉर्मल जो है, नॉर्मल ही, अगर हम इंसिडेंट रे को नॉर्मली डालते हैं, ठीक है, इंसिडेंट रे को नॉर्मल डालते हैं, यानी वह जो किरण है वो सतह के साथ अगर 90 डिग्री का कोण बना रही है, तो जब वो रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस चली जाएगी जिस पथ से वो आई। पर इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपको क्या करना है, जो किरण है, किरण को नॉर्मली डालना है। ठीक है, नॉर्मली डालना है। अब यहाँ पे जो हमारे पास ये दर्पण है, दर्पण में जो किरण है वो सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास हो रही। अब इसका अर्थ क्या है कि ये जो सतह है, सतह के साथ क्या कर रही है, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए दर्पण पे पड़ रही है। तो क्या होगा, ये वापस वही उसी पथ से चली जाए। ठीक है, तो यानी अगर कोई भी प्रकाश की किरण किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से पास होती है, तो वो जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, तो वो उसी पथ से वापस चली जाती है जिस पथ से वो आई। अब हम बात करते हैं तीसरी फिगर की। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अपतित किरण है वो फोकस से पास हो रही है। फोकस से पास होने के बाद वह दर्पण के एक बिंदु पर यानी ए बिंदु पर पड़ती है। पड़ने के बाद वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। अगर आप कोई लाइन जो है सी से डाल रहे हैं सरफेस पे, ठीक है, सी बिंदु से सरफेस पे सतह पर डाल रहे हैं, तो जो ये सी है, सी बिंदु से जो सी ए लाइन जा रही है, ये एक नॉर्मल यानी अभिलंब का कार्य करती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ये चीज याद रखनी है कि जब भी कोई किरण फोकस से पास होगी, दर्पण से टकराने के बाद वह जो है, जो मुख्य अक्ष है उसके समानांतर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम डी फिगर की। तो डी फिगर की अगर हम बात करें तो डी फिगर में क्या होता है, अगर कोई भी किरण, ठीक है, कोई भी किरण जो है पोल पर यानी ध्रुव पर जो है डाली जाती है, उस पर इंसिडेंट होती है, उस पर अपतित होती है, कहाँ पर, पी बिंदु पर, तो वो जो है मुख्य अक्ष के साथ एंगल आई बनाती है, और उतने ही एंगल के साथ वो क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। यानी वो क्या करेगी, अब देख सकते हैं इस तरीके से आई लाइन जो है, किरण आई और कहाँ पे पड़ी, पी बिंदु पर, पोल पर। पोल पर टकराने के बाद वह जो मुख्य अक्ष है उसके नीचे से चली जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और ये जो किरण है ये मुख्य अक्ष के साथ एंगल आई बनाएगी, यानी जो अपतित किरण है, और परावर्तित किरण जो है एंगल आर बनाएगी, और दोनों बराबर होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आपके पास 4 रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग आपके जो है किरण आरेख बनेंगे यानी रे डायग्राम बनेंगे। पहला क्या है, अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होके जो है जाती है और फिर दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद वह फोकस से पास होती है। दूसरा, अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से पास होके तब दर्पण पे टकराती है यानी अवतल दर्पण पे टकराती है तो रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद वह उसी पथ से वापस चली जाती है। तीसरा, अगर कोई किरण फोकस से पास होती है, फोकस से पास होने के बाद जब वो दर्पण पे पड़ती है, टकराने के बाद वह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। चौथा, अगर कोई किरण जो है पी बिंदु पर यानी पोल यानी ध्रुव पर पड़ती है, इंसिडेंट होती है, टकराने के बाद वह क्या करती है, उतना ही जितना एंगल उसने मुख्य अक्ष के साथ बनाया है उतना ही एंगल वो मुख्य अक्ष के साथ बनाते हुए नीचे से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। तो ये आपके क्या है, 4 नियम। अब इन्हीं के अनुसार हम बात करेंगे कि किस प्रकार से जो है इमेज फॉर्मेशन हो। अब हम बात करते हैं इन इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि वस्तु जो है वो अनंत दूरी पे रखी गई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखी गई है, तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, इसे हमने अनंत दूरी पे रखा है, बेहद दूर। अब इस वस्तु से क्या हो रहा है, किरणें उत्सर्जित हो रही हैं, किरणें आ रही हैं और किरणें आके क्या होता है, वो दर्पण पर यानी जो आपका कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उस पे पड़ती है। दर्पण पे पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब ये जो किरणें हैं, क्योंकि ये बेहद दूरी से आ रही है, बहुत दूर से आ रही हैं, मान लीजिए सूर्य से किरणें आ रही हैं, तो ये आपस में क्या होंगी, समानांतर होंगी। समानांतर होंगी यानी कि आपस में समानांतर होंगी, साथ ही साथ आपका जो मुख्य अक्ष है उसके भी ये समानांतर होंगी। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होंगी, फिर दर्पण से टकराएंगी, टकराने के बाद परावर्तित होंगी और परावर्तित होने के बाद ये फोकस से पास होंगी। अब फोकस में क्या होगा, सारी की सारी जो किरणें हैं वो फोकस में मिलेंगी, ठीक है, फोकस पे मिलेंगी। यानी इस केस में, यानी जब भी आप वस्तु को बेहद दूरी पे रखते हैं तो जो इमेज बनती है, जो प्रतिबिंब बनता है वो फोकस पे बनता है, ठीक है, फोकस में बनता है। अब अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज या प्रतिबिंब आपको कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, दर्पण के आगे, जिस तरफ वस्तु रखी है। यानी ये जो प्रतिबिंब होगा ये आपको किसी पर्दे पर प्राप्त होगा, ठीक है, आपको किसी पर्दे पर प्राप्त होगा। तो पर्दे पर प्राप्त होगा यानी प्रतिबिंब कैसा होगा, रियल यानी वास्तविक। साथ ही साथ यह प्रतिबिंब सीधा होगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रियल जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा आपको उल्टी होगी, ठीक है, जो रियल इमेज होती है वो आपको हमेशा उल्टा मिलता है, यानी आपकी जो इमेज होगी वो कैसी होगी, उल्टी होगी, प्रतिबिंब उल्टा होगा। साथ ही साथ सारी की सारी जो किरणें हैं वो कहाँ पे मिल रही है, फोकस पे मिल रही है। तो ये पॉइंट साइज का होगा यानी बिंदु के आकार का, ठीक है। यानी कि अगर हम किसी वस्तु को इंफिनिटी पर यानी अनंत दूरी पर रखते हैं तो उससे आने वाली किरणें दर्पण पे पड़ती है। दर्पण पे पड़ने के बाद यह किरणें फोकस से पास हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि आपस में समानांतर है और फोकस में ये सारी किरणें आपस में मिलती हैं, जिस कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो रियल होता है यानी वास्तविक होता है, उल्टा होता है, साथ ही साथ छोटा यानी पॉइंट साइज का होता है। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को बनाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। वस्तु कहाँ रखी गई है, इंफिनिटी पे। अब इससे बहुत सारी किरणें निकल रही हैं, हम सिर्फ 2 ही किरणें लेंगे, उससे हमारी इमेज बन जाएगी। तो हमने 2 किरणें ली, यहाँ पे बिंदु जो है M और N पे टकराई और फिर फोकस से पास हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या थी, यानी वस्तु की स्थिति। ठीक है, तो आपको वस्तु की स्थिति बतानी है, वस्तु की जो स्थिति है वो क्या है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो वस्तु की आपको स्थिति बतानी है, तो वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है। अब
इमेज की पोजीशन कहाँ पे है, इमेज यानी प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, ये फोकस पे बन रहा है, एफ पे बन रहा है। अब प्रतिबिंब का नेचर यानी जो प्रतिबिंब है उसकी प्रकृति क्या है, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक, उल्टा तथा बिंदु के आकार का। ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं जब वस्तु जो है अनंत पे नहीं है लेकिन सी के पीछे है, सी के पीछे है। अब इस केस में भी हम क्या करेंगे, इस वस्तु से बहुत सारी जो है बहुत सारी किरणें निकलेंगी, लेकिन हम सिर्फ 2 ही किरणें लेंगे ताकि हम अपने जो है इमेज के बारे में बता सके। तो अब क्या होगा, आपके पास वस्तु है वो आप सी के पीछे रखेंगे, यहाँ से 2 किरणें लेंगे। एक किरण जो होगी वो आपके मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, एक जो होगी आपके मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, और दूसरी जो होगी वो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो जाएगी। ठीक है, यानी वक्रता केंद्र से पास हो जाएंगी। अब आप ये जानते हैं कि जो आपकी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो डी बिंदु से टकरा के फोकस से पास हो जाएगी, और जो सी से यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र से पास होगी वो टकराने के बाद वापस वक्रता केंद्र से ही रिफ्लेक्ट होके चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो है एक बिंदु पे आपस में एक दूसरे को काटेंगे जो कि आपका बी डैश पॉइंट होगा। अब ये जो बी डैश बिंदु है ये बी का क्या है, प्रतिबिंब है। ए का प्रतिबिंब आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से एक एरो बना देंगे तो यहाँ पे आपका ए का प्रतिबिंब आ जाएगा ए डैश। तो आप देख सकते हैं आपको जो इमेज मिली है वो ए डैश बी डैश। ठीक है, ये जो है मुख्य अक्ष के नीचे आपको मिला है। ठीक है, ये प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के नीचे मिला है, साथ ही साथ दर्पण के आगे है यानी ये रियल है, इन्वर्टेड है यानी उल्टा है। ठीक है, और आप देख सकते हैं इसका जो साइज है वो वस्तु के आकार से छोटा है। तो यानी जब आप वस्तु को सी के पीछे रखते हैं तो क्या होता है, या आप कह सकते हैं अनंत और सी के बीच में रखते हैं तो क्या होता है, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो एफ और सी के बीच में हमें प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो वास्तविक होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वस्तु की स्थिति की। तो वस्तु की स्थिति की बात करते हैं, तो वस्तु कहाँ पे रखी गई है, अनंत और सी के बीच में। आप लिखेंगे बिटवीन इंफिनिटी एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी के बीच। नेक्स्ट है इमेज पोजीशन यानी प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं एफ और सी के बीच में बन रहा है, तो इसकी स्थिति क्या है, एफ और सी के बीच में। ठीक है, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट है प्रतिबिंब का नेचर यानी प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा। तो आप लिखेंगे रियल स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट एंड इन्वर्टेड यानी वास्तविक वस्तु के आकार से छोटा तथा उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसे बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे और नोट और जो है इमेज की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। आप इसको नोट करेंगे।
नेक्स्ट है, अगर आप वस्तु को सी पे रखते हैं, अगर आप वस्तु को सी पे रखते हैं, ठीक है, यानी वक्रता केंद्र पे रखते हैं, तो आप जानते हैं कि उससे भी अनंत किरणें निकलेंगी। लेकिन जब हम रे डायग्राम बनाएंगे तो हम सिर्फ 2 किरणें लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने 2 किरणें लेनी है। एक जो है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, मुख्य अक्ष के समानांतर होके वो दर्पण से टकरा के फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी सी यानी दूसरी भी आपकी हम जो लेंगे वो फोकस से पास होने वाली किरण ही लेंगे। तो आप ये जानते हैं कि वह किरण जो फोकस से पास होगी, पास होने के बाद वो दर्पण से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो किरण है बी बिंदु से निकल रही है, बी बिंदु से जो है डी, जो दर्पण का डी बिंदु है वहां पे टकराने के बाद ये फोकस से पास होगी। दूसरी किरण हमने इधर बी बिंदु से ली, जो कि फोकस से पास होके ई बिंदु पर यानी दर्पण पर ए पॉइंट पर टकराई, और टकराने के बाद ये जो है मुख्य अक्ष के समानांतर हो। अब ये दोनों किरणें आपस में एक दूसरे को काटती हैं एक बिंदु पे, जो कि बी डैश बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पे जो वस्तु है वो क्या है, ए बी। प्रतिबिंब क्या मिल रहा है, ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमें प्रतिबिंब मिल रहा है ए डैश बी डैश, ये हमें सी बिंदु पर ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। इसका आकार भी वही है जो वस्तु का आकार है, यानी उसी साइज का है। आप देख सकते हैं हमें दर्पण के सामने मिल रहा है, यानी रियल है, वास्तविक प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है। उल्टा है यानी इन्वर्टेड है, ठीक है। और कहाँ पे प्राप्त हो रहा है, सी, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आप वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो जो आपको प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सी पर ही प्राप्त होता है, वह उल्टा होता है, वास्तविक होता है, तथा उसी आकार का होता है जिस आकार की वस्तु। अब हम बात करते हैं कि आप डायग्राम किस तरीके से बनाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक किरण आपकी डी बिंदु पे टकराई, फोकस से पास हुआ, दूसरी आपकी फोकस से टकरा के ई बिंदु पे पास हुई, और दोनों बी डैश पे एक दूसरे को काट रहे। यहाँ पे आपको ए डैश बी डैश इमेज मिल गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज को आप किस तरीके से लिखेंगे। पहला है वस्तु की स्थिति, तो वस्तु कहाँ पे होगी, सी पर। प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे मिलेगा, सी पर। प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक वस्तु के आकार का तथा उल्टा, ठीक है। तो जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होगा वो वास्तविक होगा, ठीक है, रियल होगा, क्योंकि हमें दर्पण के आगे प्राप्त हो रहा है, हमें किसी स्क्रीन पे ये प्राप्त हो जाएगा। वस्तु के आकार का होगा, यानी जो साइज वस्तु का है वही इसका साइज होगा, और उल्टा होगा। नेक्स्ट, अगर हम क्या करते हैं, वस्तु को सी और एफ के बीच में रखते हैं, यानी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं। आप देख सकते हैं ये वस्तु है। अब एक किरण जो है यहां से जो निकलेगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और वो डी से टकराएगी। डी से टकराने के बाद वह फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी किरण जो है वो यहाँ से उत्सर्जित होगी और आप देख सकते हैं ई बिंदु पे टकराएगी, और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ऐसा प्रतीत होगा कि ये सी से आ रही है, ठीक है, वक्रता केंद्र से आ रही है। फिर टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद ये सी से ही पास हो जाएगी, वक्रता केंद्र से ही पास हो जाएगी। आपस में ये दोनों बी डैश बिंदु पे काटेंगे और यहाँ पे आपको ए बी का प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब अगर हम प्रतिबिंब की बात करें तो प्रतिबिंब हमें कहाँ प्राप्त हो रहा है, सी के पीछे या अनंत और सी के बीच में। प्रतिबिंब हमें दर्पण के आगे प्राप्त हो रहा है, यानी इस प्रतिबिंब को हम किसी स्क्रीन पर प्राप्त कर सकते हैं, यानी ये क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, यानी प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है, और साथ ही साथ
मुख्य अक्ष के नीचे आपको प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, यानी ये प्रतिबिंब उल्टा है। ठीक है, तो आप इसका जो है इसकी इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे? पहले आप लिखेंगे वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति क्या है? C और F के बीच में। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? C और इंफिनिटी के बीच में। तो आप लिखेंगे C और अनंत के बीच में। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति। तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? वास्तविक होगा, क्योंकि ये दर्पण के आगे बन रहा है, यानी हमें ये किसी स्क्रीन पे प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट एनलार्ज, यानी वस्तु के आकार से बड़ा। नेक्स्ट है उल्टा, यानी इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये इसके नेचर हो जाए। इस तरीके से आप लिखेंगे, आपसे नोट करें। नेक्स्ट जो पोजीशन है वो है फोकस पर, यानी जब वस्तु फोकस पे होगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे हमारी जो वस्तु है AB, उसे हमने फोकस पे रखा है। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर उत्सर्जित होगी जो D बिंदु पे टकराएगी। टकराने के बाद ये फोकस से पास हो जाएगी। दूसरी किरण E बिंदु से टकराएगी और वक्रता केंद्र से पास हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं दोनों के दोनों किरणें आपको समानांतर महसूस हो रही। अब ये जो किरणें हैं ये आपस में मिलेंगी, लेकिन ये अनंत पे आपस में मिलेंगी, यानी इस केस में जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा वो अनंत पे बनेगा, यानी इन्फिनिटी। ठीक है, अब जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, रियल होगा, साथ ही साथ उल्टा प्रतिबिंब होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आप इसके इमेज के बारे में कैसे लिखेंगे। पहले है वस्तु की स्थिति। तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी? फोकस पर, यानी F पर। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी कहाँ पे होगी? अनंत पर। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब का नेचर, यानी उस इमेज की नेचर, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण के आगे मिल रहा है, रियल यानी वास्तविक। इनफाइनाइटली लार्ज, यानी बेहद बड़ा, बहुत बड़ा लिखेंगे आप। और उल्टा। ठीक है, इस तरीके से आप इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन लिखेंगे। आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। नेक्स्ट है अगर वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, यानी F और P के बीच में हो, तो प्रतिबिंब कैसा बने। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी वस्तु है वो हमने यहाँ पे रखी है, AB वस्तु। एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर है, D बिंदु पे टकराने के बाद फोकस से पास हो जाती है। दूसरा जो है E बिंदु से टकराती है और वक्रता केंद्र से पास हो जाती है। अब इन दोनों किरणों को अगर आप पीछे मिलाएंगे तो पीछे ये आपको मिलती हुई प्रतीत होंगी, लेकिन अगर हम दर्पण के आगे देखें तो ये दोनों किरणें दूर जा रही। दर्पण के पीछे ये एक बिंदु पे मिलेंगी जो कि B' बिंदु होगा। ठीक है, B' बिंदु पे मिलेंगी और यहाँ पे आपको प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे है। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि ये प्रतिबिंब आपको किसी स्क्रीन पे प्राप्त नहीं होगा, यानी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका आकार बड़ा है और ये सीधा है, तो यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी होगा, बड़ा होगा और सीधा होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि आप इसमें जो सारी इमेज की इंफॉर्मेशन है इसे किस तरीके से लिखेंगे।
पहला है कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे होगी, तो कहाँ पे है, बिटवीन पी एंड एस, यानी ध्रुव और फोकस के बीच में, ध्रुव यानी पी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, बिहाइंड द मिरर, यानी दर्पण के पीछे, तो आप लिखेंगे दर्पण के पीछे। नेक्स्ट है प्रतिबिंब की प्रकृति, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी, बड़ा तथा सीधा, तो ये आपके प्रतिबिंब की प्रकृति है। तो इस तरीके से आप इस डायग्राम को बनाएंगे, आप इसे नोट करेंगे। तो बच्चों आज हमने जो आपका चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको कंटिन्यू किया। इसमें हमने कॉन्केव मिरर के माध्यम से जो इमेजेस बनेंगी, यानी जो किरण आरेख बनेंगे, वो हमने डिस्कस किए। साथ ही साथ हमने इसके रूल्स भी जाने। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आपने साथ ही साथ सारे के सारे किरण आरेख बनाए होंगे, साथ ही साथ उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी नोट की होगी। आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है, साथ ही साथ रे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, यानी किरण आरेख आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।